चलिए आज इंडियन एग्रीकल्चर के इस दूसरे वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि भारत में कृषि का विकास स्वतंत्रता के बाद किस तरीके से हुआ है। तो ये विकास दो फेज में हुआ है। दो फेज में हमें समझना पड़ेगा। एक फेज है 1950-51 से लेकर के 1964-65 तक का, और दूसरा फेज है 1964-65 के बाद का, अब तक का। दो फेज हम इसका इसलिए बना रहे हैं कि 1965 के बाद यानी तीसरी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पर आप सभी जानते हैं कि देश में एक गहन कृषि कार्यक्रम चलाया गया, इंटेंसिव एग्रीकल्चर प्रोग्राम चलाया गया, जिसे हम ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि भारत में कृषि का विकास एक तो वो फेज जो ग्रीन रिवॉल्यूशन से पहले का है, दूसरा फेज ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद का है। तो इस फेज में भी हम कृषि के विकास को तीन बिंदुओं के आधार पर समझेंगे कि कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल में किस तरह से विकास हुआ, कृषि की उत्पादकता में किस तरह से विकास हुआ, और कुल कृषि के उत्पादन में किस तरह से विकास हुआ। इन तीन फेज में हम इसे समझने के प्रयास करते हैं यहाँ पे। और इसके लिए मैं आपको साथ में स्लाइड के साथ साथ मतलब आंकड़े दूंगा, वो आंकड़े आपको याद करने हैं, और इनका मैं आपको लिंक भी दूंगा। तो उस लिंक से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, और यहाँ पे वीडियो में आपको वो आंकड़े दिखाई भी देंगे, तो आप उन्हें नोट भी कर सकते हैं। और ध्यान रखना है कि ये आंकड़े वो आंकड़े हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और अगर कृषि को आपको समझना है तो आपको इन आंकड़ों को याद करना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं पहला आंकड़ा कि भारत में जो कृषि का क्षेत्रफल है, कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल है, वो कितना है। नेट सोड एरिया यानी कि कुल बोया गया क्षेत्रफल कितना है, सिंचाई की क्या सुविधाएं हैं, कितने क्षेत्रफल पर हम सिंचाई की सुविधा विकसित कर चुके हैं, और कितना क्षेत्रफल अभी बिना सिंचाई की सुविधाओं के यानी कि बरसात पर आधारित है। तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले एक स्लाइड दिखाता हूँ, जिसमें कृषि के क्षेत्रफल के बारे में बताया गया है। ये कृषि का क्षेत्रफल भारत में कुल, पहले समझे हम कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 3287 लाख हेक्टेयर। ये भारत की कुल भूमि है टोटल मिलाकर के, यानी कि मैदान, पहाड़, पठार, जंगल, जिस जगह पर हम रहते हैं वो सब मिलाकर के, यानी कि इंडियन टेरिटरी है ये पूरी। इसमें 1950 में जो कृषि योग्य क्षेत्रफल था वो 1220 लाख हेक्टेयर था। 1965 में ये बढ़कर के हो गया 1510 लाख हेक्टेयर, और वर्तमान में ये जो क्षेत्रफल है वो 1680 लाख हेक्टेयर के करीब है। तो इस तरह से हम देखें कि 1950 से 1965 तक काफी क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है, लेकिन 1965 के बाद से अब तक क्षेत्रफल में ज्यादा वृद्धि नहीं हुई है। चलिए इसके कारण मैं आपको अभी कुछ एक दो पॉइंट बताऊंगा। इसके बाद फिर आता है कि नेट सोन एरिया, यानी कि कुल बोया गया क्षेत्रफल। कुल बोया गया क्षेत्रफल यानी कि जितनी कृषि योग्य जमीन है उस पर पूरे पे खेती नहीं हो पाती है किन्हीं कारणों से। बहुत सारे कारण होते हैं जिनकी वजह से किसान कभी बढ़ती छोड़ देता है जमीन को किसी कारण से। तो इस तरह से हम देखेंगे कि कुल बोया गया जो क्षेत्रफल इस समय पे 1401 लाख हेक्टेयर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 43% है, आधे से थोड़ा कम है। तो आप देखेंगे कि कृषि योग्य भूमि आधे से ज्यादा है क्षेत्रफल से, लेकिन नेट सोन एरिया जो है वो थोड़ा कम है, आधे से 43% है। अब एक आंकड़ा आता है यहाँ पे कुल फसल क्षेत्रफल, ये 1984 लाख हेक्टेयर है। तो ये कुल बोया गया क्षेत्रफल और कुल फसल क्षेत्रफल, ये दोनों क्या है मैं इनको अभी आपको समझाता हूँ। ये असल में जैसे एक साल में हम किसी भूमि पर 2 या 3 फसलें भी लेते हैं, जैसे रबी की फसल बोते हैं, उसके साथ में फिर हम खरीफ की फसल भी बोते हैं, जायद की फसल भी बोते हैं, और कुछ भूमि ऐसी होती है जिस पर रबी बोते हैं सिर्फ, कुछ ऐसी होती है भूमि जिस पर हम कुछ भी नहीं बोते, एक साल के लिए बढ़ती छोड़ देते हैं उसको। तो इस तरह से जो फसली क्षेत्रफल है वो निश्चित है कि नेट सोन एरिया से ज्यादा आता है। तो जैसे कि जो कुल बोया गया क्षेत्रफल है वो 1401 लाख हेक्टेयर है, और फसली क्षेत्रफल 1984 लाख हेक्टेयर है। नेट सोन एरिया का 142% है। तो ये आपको याद रखना है आंकड़ा। और अब जो हमारा कुल क्षेत्रफल है जो कि नेट सोन एरिया है 1401 लाख हेक्टेयर, उसमें से कुल सिंचित क्षेत्रफल 684 लाख हेक्टेयर है। ध्यान रखना ये
कि 48.8% है नेट सोन एरिया का। तो चलिए इसके बाद फिर मैं आपको अगला आंकड़ा बताने से पहले कुछ पॉइंट बताऊं मैं इनके बारे में, समझाऊं मैं आपको इनके बारे में, कि जैसे एक बार मैंने बताया आपको कि नेट सोन एरिया और नेट क्रॉप्ड एरिया, नेट सोन एरिया से नेट क्रॉप्ड एरिया काफ़ी ज़्यादा है हमारा, 142% है वो। तो वो मैंने जो आपको बताई बात कि एक लैंड पर एक से ज़्यादा बार हम खेती करते हैं तो क्रॉप्ड एरिया ज़्यादा बढ़ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर इसे आप समझ लें, जैसे मान लीजिए 1 हेक्टेयर ज़मीन है, उस 1 हेक्टेयर ज़मीन पर हमने 3 फसलें ली, तो नेट सोन एरिया तो वो 1 हेक्टेयर ही आएगा, लेकिन अगर 3 फसलें हमने उस पर ली हैं तो वो क्रॉप्ड एरिया हो जाएगा 3 हेक्टेयर। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारा जो कृषि का क्षेत्रफल है स्वतंत्रता के बाद पहले तेजी से बढ़ा है, फिर उसमें उतनी वृद्धि नहीं हुई है। इसके कारण आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि धीरे धीरे हमारी जनसंख्या में वृद्धि हुई है, तो जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ हमें रहने के लिए जमीन चाहिए, वो कहाँ से आएगी। फिर सड़कें बनी हैं, सड़कों का जाल बिछ गया है, उसके बाद तेजी से बनी हैं सड़कें, उनके लिए जमीन कहाँ से आएगी। कारखाने, स्कूल, कॉलेज, मॉल, अस्पताल, ये सब कहाँ से बने हैं, कौन सी जमीन पर बने हैं, तो निश्चित है कि उसी जमीन पर बने हैं जो खेती के लिए थी। तो जंगल साफ करे हमने, लेकिन उन जंगलों को साफ करने के बाद उस भूमि पर हमने कुछ पर खेती भी की, जिससे कि आप बढ़ा हुआ एरिया देख रहे हैं उसका, और कुछ हमने अपने इन कामों के लिए रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल और दूसरे कामों के लिए हमने वो प्रयोग करी। तो एक पहलू हुआ ये कि कृषि क्षेत्रफल में किस तरह से वृद्धि हुई। अब दूसरा पहलू देखते हैं हम कि उत्पादन कितना बढ़ा हमारा। तो उस उत्पादन के लिए मैं एक दूसरी स्लाइड आपको दिखाता हूँ। इसमें आप देखेंगे कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन की हम पहले बात कर रहे हैं, यानी कि 1 हेक्टेयर में कुल भारत में कितना बढ़ा, वो भी हम 2 फेज में ही करेंगे, 1950 से 1965 वाला फेज और फिर 1965 के बाद का अब तक का फेज। तो आप देखेंगे इसमें कि चावल का जो उत्पादन है प्रति हेक्टेयर, ध्यान रखना, देखिए मैं यहाँ पे आपको बता दूं, उत्पादन और उत्पादकता में अंतर होता है। उत्पादन यानी भूमि की बात नहीं हो रही होती कि कितनी भूमि है, कितना खेत है, लेकिन उत्पादकता में पर यूनिट एरिया कितना उत्पादन हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे यूनिट आ रही है हेक्टेयर, तो 1 हेक्टेयर में चावल 1950 में 7.1 कुंतल पैदा हो रहा था, जो 1965 में आकर के 10.8 कुंतल हो गया। और फिर देखिए बहुत बड़ा जंप लगा है इसमें, 2017-18 में आकर के 24.2 हो गया। ये यहाँ पे जो अंतर आ रहा है ना 1965 के बाद का, आप देखेंगे ये हरित क्रांति का है। हरित क्रांति से आपको पता है कि गेहूं और चावल दो फसलों को ज्यादा लाभ हुआ था, तो आप देखिए दोनों आंकड़े, फिर गेहूं 6.6 से 9.1 हो रहा है 65 तक, और उसके बाद जंप लग करके 17-18 में हो रहा है 30.8 कुंतल प्रति हेक्टेयर। मोटे अनाज में भी देखिए जंप लग रहा है, 4.3 से 5.1 हो रहा है 1965 में, लेकिन 65 के बाद फिर हो रहा है 16.8। लेकिन आप हरित क्रांति में पढ़ते हैं ना कि चावल गेहूं को ज्यादा फायदा हुआ लेकिन दालें नुकसान में रही, वो देखिए नुकसान यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो दालों का उत्पादन जो 1950 में 4 से लेकर के 65 में हो रहा है 5.2 कुंतल प्रति हेक्टेयर, और फिर हो रहा है 7.6। तो ये कोई बहुत ज्यादा मतलब जंप नहीं लग रहा है इसमें। तो इसके लिए देखिए हम यहाँ पे कि उत्पादकता और उत्पादन, तो उत्पादकता में भी आपने देखा कि 1950 से 1965 तक बहुत ज्यादा अंतर नहीं आ रहा, लेकिन 1965 के बाद बहुत तेजी से अंतर आया है। बेशक वो सेलेक्टेड क्रॉप्स में आया है, और ये अभी हम जब ग्रीन रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे, आगे हरित क्रांति पढ़ेंगे, तो उसमें देखेंगे कि इम्बेलेंसेज आते हैं उसके। तो ये उसी कारण से है कि कुछ फसलें बहुत फायदे में रहीं हरित क्रांति के बाद, हरित क्रांति का लाभ उनको बहुत मिला, और कुछ फसलें कम लाभ मिला और कुछ फसलों को नुकसान भी हुआ। तो दाल उस नुकसान वाली कैटेगरी में है, और चावल और गेहूं जो है वो लाभ वाली कैटेगरी में है। बिल्कुल, अब हम जब उत्पादन और उत्पादकता को देखते हैं ना, तो इनसे हरित क्रांति बहुत अच्छी तरह समझ में आती है हमारे। तो एक आंकड़ा आपने देखा अभी उत्पादकता का, बिल्कुल इसी तरह से मैं आपको एक तीसरा आंकड़ा दिखाता हूं उत्पादन का।
उत्पादन भी देखें आप, ये है लाख टन में। देखिए यहाँ पे अब हेक्टेयर या उसकी कोई बात नहीं हो रही है, यानी कि कुल भूमि पर चावल कितना बोया गया 1950 में, इससे मतलब नहीं है। लेकिन 1950 में उत्पादन हुआ चावल का 240 लाख हेक्टेयर, 40 लाख टन। 1965 में उत्पादन हुआ 390 लाख टन। और फिर देखिए जंप लग रहा है 17-18 में आकर के 1040 लाख टन। बिल्कुल ऐसे ही गेहूं का 1950 में 60 लाख टन था, 1965 में बढ़कर के 120 लाख टन हुआ, 2017-18 में 930 लाख टन। फिर दालों में भी वो ट्रेंड देखिए नुकसान वाला, कि 1950 में 80 लाख टन था, 1965 में 120 लाख टन, यानी गेहूं के बराबर उत्पादन दालों का हुआ था, आप देखेंगे। लेकिन 1917-18 में गेहूं बहुत आगे निकल गया और दालें मात्र 190 लाख टन पैदा हुई। तो इस तरह से हम देखें कि उत्पादन के हिसाब से समझें, चाहे चाहे फिर हम उत्पादकता के हिसाब से समझें, तो चावल गेहूं बहुत लाभान्वित दिख रहे हैं हमें हरित क्रांति के बाद के पीरियड में, और दालें हमें नुकसान में दिख रही हैं। अब बात आती है यहाँ पर कुल के, जैसे हरित क्रांति को डिटेल पढ़ेंगे तब तो हम समझेंगे ही, लेकिन हरित क्रांति के बाद देश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गया। और कैसे हुआ, क्या हुआ, इनको मैं अभी अगले वीडियो में आपको समझाऊंगा। हरित क्रांति वाला जो ग्रीन रिवॉल्यूशन वाला अगला जो वीडियो आएगा उसमें। लेकिन अभी यहाँ पे मैं चर्चा थोड़ा सा फिर आगे बढ़ाता हूँ इस चर्चा को, कि अब जैसे हम बोलते हैं ना कि हरित क्रांति का लाभ तो मिलना था, वो मिल चुका, और अब हमें फिर भी उत्पादन बढ़ाने की जरूरत है, तो वो उत्पादन हम कैसे बढ़ाएंगे। तो इसके लिए एक दूसरी हरित क्रांति की बात की जाती है, कि हमें दूसरी हरित क्रांति की, सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन की जरूरत है। तो वो क्यों जरूरत है, क्या है, ये अभी मैं नहीं बता रहा आपको, ये मैं अगले वीडियो में समझाऊंगा। लेकिन क्यों जरूरत महसूस की जाती है, वो इसलिए कि जो हमारी उत्पादकता है उसका अगर हम विश्व उत्पादकता के साथ कंपैरिजन करके देखें, यानी कि हमारे यहाँ पे उत्पादकता कितनी है, प्रोडक्टिविटी कितनी है, विश्व के दूसरे देशों में प्रोडक्टिविटी कितनी है, अगर हम उस पर चर्चा करेंगे, उसकी तुलना करेंगे, तो उस तुलना से हमें बेहतर समझ में आएगा कि किस तरीके से हमें उत्पादकता जो है हमारी उन देशों के मुकाबले कम है। तो उस पर देखने के लिए मैं आपको ये एक अगला आंकड़ा देता हूँ, और जो विश्व के देशों के साथ हम इसकी कंपैरिजन कर रहे हैं, विश्व उत्पादकता के साथ में हम कंपैरिजन कर रहे हैं इसका, कि भारत में प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में, ध्यान रखना यूनिट महत्वपूर्ण होती है, प्रति हेक्टेयर चावल का उत्पादन 31.4 कुंतल होता है। जबकि आप देखिए मिस्र में 95.3 कुंतल होता है, 3 गुना है हमसे। उतने ही क्षेत्रफल में जितना चावल हम पैदा करते हैं, मिस्र उतने ही क्षेत्रफल में हमसे 3 गुना चावल पैदा करता है। गेहूं देखिए हम 24.2 कुंतल पैदा करते हैं, फ्रांस 76 कुंतल पैदा करता है, मक्का हम 25.8 कुंतल पैदा करते हैं, कनाडा 92.1 कुंतल, गन्ना हम 670 कुंतल, पेरू जो है 1278 कुंतल, मूंगफली 17.5, और ब्राजील जो है 73.4। ये वो देशों के आंकड़े मैंने आपको कंपैरिजन करके दिखाए हैं जो अधिकतम यानी हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी वाले कंट्री हैं। तो ये हाईएस्ट उसके हिसाब से देखेंगे तो हमसे 3 और 4 गुना उत्पादन इनका हो रहा है। हालांकि इसके कई कारण हैं, और सिर्फ टेक्नोलॉजी या उस तरह के कारण नहीं है। एक तो जो हमारे कृषि वैज्ञानिक जो मेन कारण इसके पीछे बताते हैं, और उनका कहना ये है कि हमें दूसरे देशों के साथ उत्पादकता की उतनी तुलना करने की जरूरत नहीं है। उसके पीछे एक सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि इन देशों में जो क्रॉप्स हैं उनका ड्यूरेशन ज्यादा होता है। यानी कि हमारे यहाँ पे गेहूं चावल जैसी फसलें जो हैं वो 3 से 4 महीने में पक करके तैयार हो जाती है, इन देशों में 7-8 महीने लगते हैं। तो उन देशों में उत्पादकता हमसे निश्चित तौर पर ज्यादा रहेगी, ड्यूरेशन ज्यादा होने की वजह से, और हमारे यहाँ पर उतने ड्यूरेशन में हम 2 या 3 फसलें ले लेते हैं। तो लोगों का कहना है कि उत्पादकता इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, हमारी उत्पादकता भी काफी है, क्योंकि हम 2-3 फसलों को मिला दें तो हम बहुत पीछे नहीं है, लेकिन हाँ पीछे जरूर है। तो गुंजाइश है इसमें हमें सुधार करने की, और इसीलिए दूसरी हरित क्रांति की बात कही जा रही है कि पहली जो ग्रीन रिवॉल्यूशन थी, हरित क्रांति थी, वो उत्पादन बढ़ाने में मददगार साबित हुई और उससे हम खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हुए। लेकिन अब क्योंकि हम कृषि क्षेत्रफल ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, तो अब हमें जरूरत है कि हम उतने ही क्षेत्रफल में उत्पादकता को बढ़ाएं, यानी पर यूनिट एरिया प्रोडक्शन में हम वृद्धि करें। और इसके लिए हमें जिस टेक्नोलॉजी की जरूरत है उस टेक्नोलॉजी को अपनाएं, जिस तरह के हाइब्रिड सीड्स की जरूरत है उस तरह के हाइब्रिड सीड्स हम तैयार करें और किसानों को उपलब्ध कराएं। तो इस तरह से हम सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन के माध्यम से प्रोडक्टिविटी बढ़ा करके उतने ही एरिया में हम और